नमस्कार साथियों, मैं अनंत प्रकाश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लो अंग्रेज पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर के बैक ईएमएफ के बारे में और उसके टॉर्क इक्वेशन के बारे में। सर चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है क्या होता है और यह डीसी मोटर के आर्मेचर में कैसे उत्पन्न होता है। तो आइए चलिए बात करते हैं बैक ईएमएफ के बारे में। बैक EMF of DC मोटर। साथियों, बैक ईएमएफ को हम EB से डिनोट करते हैं। EB ये डिनोट करने का तरीका होता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं डीसी मोटर के लिए, तो डीसी मोटर का अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमको क्या मिलता है। ये मोटर का आर्मेचर है और आर्मेचर के अंदर कंडक्टर होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये डीसी मोटर में कंडक्टर हो गए और ये डीसी मोटर का शाफ्ट होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो फिर इसमें होता है फील्ड पोल, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से इस साइड भी होगा। ये अगर हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम हमारा बन जाता है। अब इस डायग्राम में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी फील्ड बाइंडिंग होती है। ये फील्ड बाइंडिंग हो जाती है और ये इसके कंडक्टर होते हैं। अब इसमें जब हम बात करेंगे तो ये इधर नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से चलकर साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स जाता है। अब ये कम्यूटेटर होता है। ये एक्चुअली जो आपको ब्रश दिख रहा है, ये देखने को तो इस तरह आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये रखा हुआ है आर्मेचर के ऊपर, बट ये आर्मेचर के ऊपर नहीं है, ये कम्यूटेटर के ऊपर होता है, जो कि कम्यूटेटर इस शाफ्ट पर लगा होता है और उस कम्यूटेटर के ऊपर ये कार्बन ब्रश होते हैं। अब इसके बाद इसमें से वायर बाहर निकलती है, इसको आप तार कहते हैं। प्लस माइनस V सप्लाई दी जाती है और यहाँ से IA करंट जाती है, जो कि आर्मेचर में जाती है। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो जब IA करंट यहाँ पर आर्मेचर में आती है तो अब होता क्या है, यही करंट इस कंडक्टर में फ्लो होने लगती है, मतलब कि जो आर्मेचर में बाइंडिंग की गई है, और इधर से फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। अब जब किसी धारावाही चालक को हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो चालक पर एक बल्ब कार्य करने लगता है, जिससे चालक घूमने लगता है। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर के जो कंडक्टर हैं, इन कंडक्टर पर एक बल लगने लगेगा, जिससे ये कंडक्टर आर्मेचर के साथ घूमने लगेंगे। अब जब घूमने लगेंगे तो साथियों, हमने जब जनरेटर में बात किया था तो जनरेटर में हम घुमा रहे थे, तब हमारा ये आर्मेचर घूम रहा था और इस फ्लक्स के कारण ये जो नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लक्स जा रहा था, इस फ्लक्स को कट कर रहे थे। लेकिन यहाँ आर्मेचर अपने आप घूमने लग रहा है मोटरिंग एक्शन के कारण। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि ये जो कंडक्टर हैं जब घूमेंगे तो इस फ्लक्स को कट करेंगे। जब इस फ्लक्स को कट करेंगे तो क्या इस समय इस कंडक्टर में एक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा? उत्पन्न होगा। अब इस समय ये जो ईएमएफ इस कंडक्टर में उत्पन्न होता है, इसी ईएमएफ को हम मोटर में बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं, जिसको ईबी से डिनोट किया जाता है। और ये जो बैक ईएमएफ होता है, ये जनरेटर में जो हमने
जनरेटिंग ईएमएफ निकाला था N5PZ/60A उसके इक्वल होता है, यानी कि EB इक्वल टू N5PZ/60A हमको मिल जाएगा। और इस बैक ईएमएफ के कारण से, मतलब कि अगर इसकी बात करें हम, इस बैक ईएमएफ के कारण से हमारी जो डीसी मोटर होती है वो सेल्फ रेगुलेटिंग हो जाती है। तो अगर हम डेफिनीशन की यहाँ पर बात करेंगे तो डेफिनीशन हमको क्या मिलेगा? डेफिनीशन मिलेगा बैक ईएमएफ, या हम ये कहें जब किसी धारावाही चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो चालक में एक बल कार्य करता है, जिसके कारण मोटर का आर्मेचर घूमने लगता है और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाले फ्लक्स को काटता है, जिससे कंडक्टर में जनरेटिंग एक्शन के कारण कंडक्टर का मतलब साथियों आर्मेचर कंडक्टर है। कंडक्टर में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे मोटर का बैक ईएमएफ कहा जाता है। अब ये तो हो गई डेफिनीशन की बात, लेकिन अब जब हम बैक ईएमएफ लिखेंगे तो हमको मिलेगा क्या? जब बैक ईएमएफ हम लिखेंगे तो हमको मिलेगा EB इक्वल टू N5PZ/60A। ये N5PZ/60A क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के कारण ये सभी चालक जो आपको दिखाए गए हैं, इनमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा
और ये जो ईएमएफ उत्पन्न होगा इसी को हम बैक ईएमएफ कहेंगे। ये बैक ईएमएफ जो होता है हमारे द्वारा लगाए गए सप्लाई वोल्टेज को ये बैलेंस करता है, या हम ये भी कह सकते हैं लगाए गए सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है। अब जब यहाँ पर हम बात करेंगे, चूंकि जनरेटिंग एक्शन की तरह ही ये उत्पन्न होता है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो हमारे पास डिनोट करने के लिए हमने जो रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल लिए हैं, अब इन सिंबल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा। यहाँ अगर हम EB की बात करें तो EB जो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, EB इक्वल टू बैक ईएमएफ मिल जाएगा हमको, N इक्वल टू स्पीड ऑफ आर्मेचर इन RPM। नेक्स्ट हमको क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू फ्लक्स पर पोल। नेक्स्ट हमको क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। नेक्स्ट हमको क्या मिल जाएगा, Z इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर। इसके बाद अब हमारा आएगा A इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये इस प्रकार से तो हो गई नोटेशन की बात, मतलब कि हमने जो ये फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में नोटेशन के लिए हमने जो चीजें लिखी हैं उसके लिए हमने क्या क्या यूज किया है। अब अगर इसके आगे चलेंगे तो इसके आगे हम बात करते हैं, देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। इसको मैं हटा रहा हूं। आगे अब हमको क्या मिलेगा, हमने लिखा है कि बैक ईएमएफ कहा जाता है। अब ये जो बैक ईएमएफ होता है इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे पैराग्राफ चेंज करके। मोटर का बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को बैलेंस या अपोज करता है, जिससे या जिसके कारण डीसी मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग बन जाती है। अब यहाँ नीचे लिखेंगे बैक ईएमएफ को पॉइंट डालकर यहां लिखेंगे, बैक ईएमएफ को EB से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसका मात्रक बोल्ट होता है। तो ये हो गया बैक ईएमएफ। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर में टार्क की।
तो अब मैं इसको हटा रहा हूं और अब हम चलेंगे टार्क की बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर के टार्क इक्वेशन की। तो हेडिंग क्या होगी हमारी? टार्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का टार्क इक्वेशन। जब डीसी मोटर के टार्क इक्वेशन की हम बात करेंगे तो टार्क इक्वेशन निकालने के लिए हमको डीसी मोटर के पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी कौन सी पावर? जो आर्मेचर पावर होती है। तो इसका मतलब उससे पहले हमको डीसी मोटर की आर्मेचर पावर पता होना चाहिए। और आर्मेचर पावर जो होती है वो होती क्या है? आर्मेचर में जो ईएमएफ हमको मिलता है। तो अब जब मोटर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा बैक ईएमएफ। तो मोटर का बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा आर्मेचर पावर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्मेचर पावर ऑफ डीसी मोटर। अब डीसी मोटर जो होगी इसकी आर्मेचर पावर हमको क्या मिलेगी? आर्मेचर पावर को अगर हम P से डिनोट कर दें तो P इक्वल टू EB इंटू IA मिलेगा। EB इंटू IA क्यों मिलेगा? क्योंकि जब हम जनरेटर की बात कर रहे थे तो जनरेटर में जनरेटेड पावर की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें आपको मिल रहा था PG। इसको हम PG से डिनोट कर रहे थे। तो PG इक्वल टू EA इंटू IA लिख रहे थे। तो अब यहाँ पर जब हम आर्मेचर पावर की बात करेंगे मोटर के लिए तो इसको हमने P से डिनोट कर दिया है, और P इक्वल टू मोटर का यानी कि आर्मेचर का जो बैक ईएमएफ होगा वो ले लेंगे और आर्मेचर करंट ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा आर्मेचर पावर। तो अब आर्मेचर पावर इस प्रकार से हमको मिल गया। और अब जब आगे हम बात करेंगे टार्क इक्वेशन के लिए तो हमको मिलेगा टार्क इक्वेशन में टार्क इंटू ओमेगा इक्वल टू EB इंटू IA। अब ये जो ओमेगा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई कैपिटल N/60 इक्वल टू जो EB है इसको हम क्या लिख सकते हैं? N फाई PZ अपान 60A इंटू IA। ये 2 पाई N/60 आया कहाँ से? चूंकि ये जो होता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई N, और ये जो N होता है RPS होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है। तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड को जब हम रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से कैपिटल N में चेंज करेंगे तो हमको ये जो स्मॉल n मिलेगा इसकी जगह हम रख देंगे कैपिटल N/60। मतलब कि 1 मिनट में अगर n चक्कर लगा रहा था तो अब 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा वो चीज हमको मिल जाएगा। हमने इसी को उठा करके यहाँ पुट कर दिया। जब हमने उठा के इसको यहाँ पुट कर दिया तो अब हमको मिला क्या? हमको जो मिला n से n कैंसिल हो जाएगा, P से 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको आगे चल के क्या मिलेगा? T इक्वल टू PZ फाई अपान A इंटू IA। और ये जो इधर 2 पाई बचा हुआ है इसको भी इधर लेके चले आएंगे। अब इसको जब हम आगे ले चल के लिखेंगे तो 1/2 पाई जो होता है इसको जब हम ऊपर डिवाइड करके ले जाएंगे तो हमको 0.159 मिल जाएगा। और अब ये बन जाएगा PZ अपान A इंटू फाई IA। ये मिल गया। अब ये
चीज जो हमको मिला है ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि नंबर है, लेकिन ये जो यहाँ नंबर ऑफ पोल जिसको हम टी कह रहे हैं ये भी हमारे कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम मोटर डिजाइन कर रहे थे उस समय हमने इनको फिक्स कर दिया था, तो अब हम इसको बदल नहीं सकते हैं। जब हम इसको बदल नहीं सकते हैं तो ये कांस्टेंट हो गया, मतलब कि पी भी हमारा कांस्टेंट हो गया। जब नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ आर्मेचर की हम बात करते हैं तो इसको भी जब हम मोटर डिजाइन किए, जब मोटर की बाइंडिंग किए, इसको भी हम फिक्स कर दिए, मतलब कि ये भी हमारा फिक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की जब हम बात करते हैं तो ये भी मोटर की बाइंडिंग के समय डिसाइड कर दिया गया और ये भी फिक्स कर दिया, मतलब कि ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब अगर इस पूरे को हम के कह दें, कांस्टेंट कह दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब हमने उसको पूरे को कांस्टेंट कह दिया तो अब हमको मिलेगा क्या? टार्क टी इक्वल टू के फाई आई ए, वेयर के इक्वल टू 0.159 pz अपॉन ए, ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से ये मिल गया आपको टार्क इक्वेशन, यानी कि डीसी मोटर का टार्क इक्वेशन मिल गया आपको, जहां T इक्वल टू टार्क, K इक्वल टू कांस्टेंट, अगर इसको हम लिखेंगे तो हमको मिलेगा क्या? T इक्वल टू टार्क, K इक्वल टू कांस्टेंट, फाई इक्वल टू फ्लक्स पर पोल, या फ्लक्स इन आर्मेचर भी लिख सकते हैं हम, फ्लक्स पर पोल, आई ए इक्वल टू आर्मेचर करंट। तो इस प्रकार से ये हमको टार्क का इक्वेशन मिल गया। अब ये टार्क का जो इक्वेशन मिलता है, यही टार्क तो रोटर को घुमाता है। जब रोटर में टार्क लगता है तो यही टार्क मोटर के रोटर को घुमाता है, और जब रोटर घूमता है मोटर का तो इससे हम जो लोड लगाए रहते हैं वो लोड घूमता है। तो इस प्रकार से ये टार्क इक्वेशन हो गया, मतलब कि जो डीसी मोटर होती है उसके टार्क इक्वेशन का अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से डिराइव होके जो हमको मिलता है, T इक्वल टू के फाई आई ए मिलता है। अगर इसमें आपसे कोई कांस्टेंट का मान पूछेगा तो कांस्टेंट भी मैंने बता दिया है कि कांस्टेंट क्या होता है। साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हमारे आने वाले अगले जो वीडियोस होंगे आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।